कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज 26 जुलाई है। आज के ही दिन कारगिल जो युद्ध था उस पर हमने जीत हासिल की थी। हमारे जो सैनिक भाई, हमारे जो फौजी भाई हैं, आज उन्होंने इस जीत को हासिल किया था। आज के ही दिन पाकिस्तानियों को खदेड़ा था अपने भारत सीमा से, उनको जो कि भारत सीमा में उन्होंने घुसपैठी कर ली थी, उनको खदेड़ दिया था। और ऐसे ही आज हम ये जो कारगिल विजय दिवस ऐसे ही नहीं मना रहे हैं, इसमें हमारे जो भारतीय जवान हैं 674 हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। फ्रेंड्स, बोलते हुए बहुत ही दुख होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हमारे वीर शहीदों की जिन्होंने ये जो कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को शहीद कर लिया। ऐसे ही आज मैं आपको ऐसे शहीद सपूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, बहादुर सपूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इतना मजबूत इरादा, इतने मजबूत हौसले, पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा वेदना दी, इतना परेशान किया। 22 दिन तक पाकिस्तान ने जो भी यातना दी उसको झेला, लेकिन आखिर अपना मुंह नहीं खोला। आखिर कौन है वो वीर सपूत जो शहीद हो चुके हैं, आज वो नहीं रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो को नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो मैं आज जिसके बारे में बताने जा रही हूँ उनका नाम है सौरभ कालिया, जो शहीद हो चुके हैं। वीर सपूत, भारत के महान वीर सपूत बोलेंगे, बल्कि सच्चे देशभक्त हैं, जिन्होंने देश हित के लिए महान बलिदान दिए। देश का जो नाम किया है उन्होंने अपना, वो तो नहीं है, लेकिन आने वाली जो भी पीढ़ियां वो हमेशा इनको याद करेंगी। इनके साथ में जो हुआ है वो शायद आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सौरभ कालिया, इनकी पहली पोस्टिंग होती है कारगिल सेक्टर में। इनकी उम्र जो महज 22 साल थी, 22 साल इनकी उम्र थी, और हाल में ही इनकी जॉब लगी थी। बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, इनकी पहली सैलरी भी नहीं आई हुई थी। पोस्टिंग होती है कारगिल सेक्टर में 12 दिसंबर 1998 में। वे जाट रेजिमेंट की 4 जाट यूनिट का हिस्सा बने। उनकी, जैसे कि बताया, पहली सैलरी भी उनकी नहीं आई थी। सेना में ढलने की कोशिश ही कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा देशभक्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तभी उनको पहला और आखिरी टास्क दिया गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये जो टास्क दिया जा रहा है कि शायद ये हमारा आखिरी होगा और मैं कभी भी लौट के नहीं आऊँगा। सेना में क्या है कि पहाड़ियों पर जो ये जो कारगिल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पर जो उनका जो रेजिमेंट था उनको बोलते हैं कि कारगिल के कक्सर लानगपा चोटी पर जाना होगा। वहाँ पर जो चोटी है, ये जो वहाँ की चोटी है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पहाड़ियों पर जम जाती है। जब वो बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ देखना पड़ता है कि अगर बर्फ़ पिघली है कि नहीं पिघली है, तो वहाँ पर देखने का ये उनको काम दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ पर देख के आइए, वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघली है या नहीं पिघली, उनको ये दिया जाता है काम। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाना है उनको, तो बोले ठीक है। उनके साथ में और जो साथी हैं उनको भेजा जाता है। ऐसे करके 5 लोगों को उनके साथ में, जो 5 सिपाही थे वो जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो जैसे ही उस क्षेत्र में वो घुसते हैं तो पेट्रोलियम शुरू की जाती है। पेट्रोलियम जैसे ही शुरू करते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर पहले से ही है। जो पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर पहले से, और ये थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, वो कि भारत के एरिए में उन्होंने वो कर रखा था, घुसपैठ कर रखी थी भारत के एरिए में। जब बर्फ़ पिघल जाती है तो भारत के एरिया में घुसपैठ कर रखी थी। अब जैसे ही इन्होंने देखा, बल्कि ये कहा जाता है कि पहले डील हुई थी, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आश्वासन उनको मिला था कि ये जो जब तक बर्फ़ नहीं पिघलेगी कोई भी ऐसे घुसपैठ नहीं करेगा, ये था। लेकिन ये जो अटल बिहारी जी का ये जो आश्वासन है वो जो पाकिस्तान होते हैं उसको नकार देते हैं और आप हिंदुस्तान में घुसपैठ कर लेते हैं। जैसे ही इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर ली, उन्होंने बर्फ़ पिघल रही है, वैसे ही इन्होंने देखते ही जो पाकिस्तानी जो सेना होती है घुसपैठियों पर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। अब ये 5 लोग थे, इनके पास कोई भी ज़्यादा गोलियां नहीं थी, ज़्यादा गोला बारूद कुछ भी नहीं था। बस जितनी थी लिमिट में ही, बंदूकों के साथ में जितनी गोलियां थी उतनी थी। बस देखने के लिए गए थे कि बर्फ़ पिघल गई या नहीं पिघल गई है। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान पहले से ही इकट्ठे हो गए, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में वहाँ पर थे। अब ये 5 लोग, इन्होंने जब गोली चलाना शुरू किया
तो इनके पास में गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। जब गोलियां नहीं बचती हैं उसके बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ तक इनके पास तक पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में इनको पांचों जो सैनिक होते हैं इनको अपने साथ में वहाँ पर ले जाते हैं, पाकिस्तान में अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब ये वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं जाके कि जो सैनिक हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, तो उसके बाद में जो सौरभ कालिया की तलाश की जाती है और जो साथी गए थे उनकी तलाश की जाती है। अब इनका कहीं पता नहीं चल रहा था। अब जो अधिकारी थे वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ चले गए, क्या हुआ इनको, क्या नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा था। तलाश जारी थी कि कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन कुछ जब पता नहीं चल रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशान। उसके बाद में कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के दूसरी तरफ पाकिस्तान के रेडियो था, वहाँ से ऐलान होता है, ऐलान किया जाता है कि सौरभ कालिया और उनके साथी हमारे कब्जे में, ऐसा पाकिस्तान से ऐलान किया जाता है रेडियो पर। जब ऐसा पाकिस्तान से वो ऐलान किया जाता है तो बहुत ज़्यादा जो भारत के जो अधिकारी थे, जो सेना के सारे लोग डर जाते हैं कि दुश्मन के कब्जे में जो हमारा सैनिक है वो पहुंच गया है। अब जब दुश्मन के कब्जे में वो पहुंच जाते हैं कैप्टन, क्योंकि उनको पूरी सेना की पूरी जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी, अब जब दुश्मन के कब्जे में पहुंच गए तो और 22 साल के कैप्टन, और ज़्यादा कोई मतलब बहुत दिन भी नहीं हुए थे ज्वाइन किए हुए उनको जॉब को, महज 4 महीने हुए थे उनको जॉब को। अब क्या किया जाए, बहुत सारे लोग जो होते हैं सब जो सेना के सब परेशान हो जाते हैं, क्या किया जाए। उसके बाद में उम्र भी कम थी उनकी, कम उम्र में, लेकिन उनका जो देशभक्ति का जो भाव था वो उनकी रगों में ऐसे दौड़ रहा था कि खून नहीं, ओनली बस देशभक्ति भरी हुई है। उसके बाद में उनका जो जिगरा था वो लोहे जैसा था। इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया, वहाँ पर राज उगलाने की कोशिश की गई, यहाँ पर भी ये टेंशन में थे, लेकिन उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा 22 दिन की हैवानियत, सोचिए 22 दिन तक उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किए, इतना ज़्यादा परेशान की, कोई भी अंग नहीं उनका छोड़ा कि उस अंग को उन्होंने वेदना नहीं दी, उनको परेशान ना किया हो, ऐसा कोई भी अंग नहीं छोड़ा शरीर का। वो सैनिक जितने की रगों में खून नहीं है, देशभक्ति की धारा प्रवाह उनके अंदर बह रही थी। ऐसा उनके जब भी वो पाकिस्तानी वो उन पर वो करते, उनको टॉर्चर करते, उनको मारते, लेकिन वो बोलते कुछ भी कर लो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। उसके बाद में 22 दिन तक जब पाक सेना ने बहुत हर तरीके से उनसे कोशिश की गई, उनकी आंखों पर सिगरेट, कान में और हर जगह, मतलब कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि उनको परेशान ना किया गया, उनको दर्द ना दिया गया, बॉडी में हर जगह उनको दर्द दिया गया। लेकिन जो हमारे जो जवान थे ये, उनके बिल्कुल उनको कोई ऐसा लग रहा था जैसे कि उन जिगर ही नहीं है, जैसे कि लोहे के बने हुए हैं, ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर अपने आप को पेश किया। जब वहाँ के जो पाकिस्तानी जो सेना के जो लोग थे वो हार जाते हैं, टूट जाते हैं कि इतनी यातनाएं देने के बावजूद भी ये व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा है और कुछ भी, मतलब ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा देशभक्ति। जो वहाँ के पाकिस्तान की जो सेना थी वो भी बहुत ज़्यादा बोलते अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि उनकी हत्या कर देते हैं, और जब कुछ बस नहीं चला तो उनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में कायरो की पोल तब खुली जबकि 15 मई तारीख थी, 15 मई, और 15 मई को इन लोगों ने ये किया था, ले गए थे भारत से उनको। उसके बाद 7 जून आ गई, भारत को कुल 7 जून को कुल 5 शव जो होते हैं वो बरामद हुए। भारत को 5 शव मिले। जब पता चला कि 5 सैनिक हैं तो वो सैनिक तो नहीं थे, लेकिन वो पीछे उनकी पीठ पर शहीद हो चुके थे। और 15 मई को नापाक साजिश को जब पता लगा लोगों को, उनके देखा कि सब जो थे सैनिकों की, जो शहीद सैनिक थे हमारे, उनको पहचान नहीं पा रहे थे, आखिर ये कौन है क्या है। इस कदर उनकी जो ये दर्दनाक, जो मैं आपको पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि इस कदर उन्होंने कायराना हरकत की थी कि आँखों में पंचर कर दिया था, कान में गरम आयरन जो लोहा होता है वो डाल दिया था, कान के पर्दे फट गए थे, क्योंकि जो बॉडी थी वो पहचान में नहीं, जो शरीर था, जो शहीद थे हमारे जवान, उनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही। इस वजह से पोस्टमार्टम किया गया। जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें जो उन्होंने जो कायराना हरकत की थी पाकिस्तान ने, वो पूरी खुल के सामने आ जाती है। आँखों में पंचर और कानों में लोहे के जो आयरन से उसको कानों के पर्दों को फाड़ दिया जाता है, दांत तोड़ दिए जाते हैं, हर एक जगह को सिगरेट से दागा जाता है, जहाँ तक कि
उनके एक एक हड्डियों की जो फ्रैक्चर होते हैं, जो फेफड़े की जो फ्रैक्चर होते हैं वो तक उनके हड्डियों में फ्रैक्चर पाए जाते हैं। और उनकी जहाँ तक उनके प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा, उसको भी जख्मी कर दिया था। ये कायराना हरकत पाकिस्तान के सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद में। उसके बाद में गहरी चोटें थीं उनके हर एक शरीर पर, हर एक बदन पर। ये जिस भी सिपाही ने, जो कि वहाँ के जो गांव के थे, जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई भी सिपाही मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है किसी के साथ में, इस हद तक कोई कैसे गुजर सकता है कि इतनी यातनाएं दी गई। लेकिन सैल्यूट है मुझे उस फौजी भाई पर, सौरभ कालिया पर, जिसने अपनी जबान नहीं खोली। भारत के प्रति इतनी देशभक्ति, अपने देश के प्रति खून में इतनी रग रग में देशभक्ति भरी थी कि एक बार फिर से मैं सैल्यूट करूँगी ऐसे देश भक्त को, ऐसे वीर सपूत को जो आज हमारे बीच तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज़िंदगी भर उनकी जो ये जो शौर्य गाथा है वो हमेशा रहेगी। उन्होंने जो देश के लिए किया, अपना मुंह नहीं खोला, इतनी उनको यातनाएं दी गई, इतना उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन एक भी अपने भारत की जानकारी पाकिस्तानियों को नहीं दी गई। जब उनको कोई जानकारी नहीं मिली, इस वजह से फिर वो यही करते रहे, इनको ऐसा करके यहाँ पर भारत में उनको उनकी हत्या करके छोड़ देते हैं आके। यहाँ पर एक जो पिता हैं, क्योंकि ऐसा है कि एक ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं उसमें ऐसा है कि अगर कोई भी सेना, कोई भी इधर की सेना हो या किसी भी देश की सेना हो, अगर आप उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं तो आपको ये हक नहीं बनता है कि उसके शरीर को या उसको तुम यातना दो या परेशान करो। इस प्रकार ये जो पिता है 25 साल से लड़ रहे हैं, ये जो लड़ाई, बेटा जो शहीद हुआ है, ये जो उनका जो बेटा, उनका वो मानते हैं कि शहीद बेटे, लेकिन उनके साथ में जो क्रूरता हुई है, उनके साथ में ये जो गलत व्यवहार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनदेखी के रूप में देखते हैं कि अनदेखी की गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उनकी अनदेखी की गई है। देखते हुए आज भी पाकिस्तान किसी भी तरह की टॉर्चर से नकार रहा है। लेकिन पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान आज भी कि बोलते हैं कि हमने कोई टॉर्चर नहीं किया, आज भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको नकार देते हैं कि नहीं, हमने कोई टॉर्चर नहीं किया। बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो उन शहीदों के साथ में हुआ है वो साफ साफ आया, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो हरकत है उससे बाज नहीं आया और नकार रहा है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन भारत के लिए सौरभ कालिया ने सिर्फ एक महान सपूत है, बल्कि सच्चे देशभक्त हैं, जिन्होंने देशभक्ति के लिए महान बलिदान देने का ये जो काम किया है सौरभ कालिया ने। एक बार फिर से सल्यूट करती हूँ मैं सौरभ कालिया को। तो ये सौरभ कालिया की शौर्य गाथा थी जो मैंने आज कारगिल दिवस पर ये जो सुनाई। ये जब सौरभ कालिया के साथ में ऐसा हुआ, उसके बाद में ये जो कारगिल जो युद्ध होता है, उसके बाद में ये जो कारगिल युद्ध छिड़ जाता है, जो कि 3 महीने तक ये जो युद्ध चला। 1999 में इसकी शुरुआत हुई और 674 इसमें जो सैनिक होते हैं जो देश के लिए बलिदान दे देते हैं। कारगिल शहीदों में से 4 को परमवीर चक्र और 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो भी इसमें हमारे शहीद हुए थे उन सभी को सम्मानित किया गया। इतने सारे जो भारतीय सैनिक थे उन सभी को, और एक और बहुत सारी आज जो मैंने देख रही थी, क्योंकि ये जो न्यूज़ निकलती है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक भाई हैं कि जो कि शहीद हो चुके हैं, उनकी सबकी, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। लेकिन एक और मैंने हनीफ उद्दीन कैप्टन जो कि शहीद हुए थे, बहुत कम एज इनकी भी थी, इनकी माँ का जो मैंने सुना वो वाक्य, क्योंकि ये जो हनीफ उद्दीन कैप्टन जो शहीद हुए थे, क्या है कि जब चारों तरफ कब्जा हो जाता है, पाकिस्तान अपने अंडर में कर लेते हैं, तो देखने के लिए करते हैं कि आखिर सैनिक कहाँ, ये जो पाकिस्तानी जो घुसपैठी आखिर छिपे कहाँ हुए हैं। तो उसके लिए ये जो हनीफ उद्दीन जो होते हैं, ये और इनके और जो साथी 3 साथी ये जाते हैं कि आखिर पता था उनको कि सामने से गोली चलेगी, और यही पता करने के लिए तो वो निकले थे कि आखिर पता चले दुश्मन कहाँ छिपे हों और कहाँ से गोली चल रही है, ताकि दूर से मैप से देखा जाए कि आखिर दुश्मन कहाँ है। और जैसे ही वो उस रास्ते से जाते हैं और उनको गोलियाँ, वहाँ ही उनको गोलियाँ उनके सीने पर लगती, फिर भी छुपे हुए कुछ जो वहाँ पर आतंकी थे उनको वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जो जान को गंवा देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। ये जब बात उनकी माँ को बताई गई, उनकी माँ को जब ये बात पता चली कि बेटा शहीद हो चुका है, तो बोला कि सॉरी, जो शव है बेटे का, जो शहीद पार्थिव शरीर है, उसको लाने में थोड़ी सी देरी,
तो माँ ने क्या बोला है, माँ ने बोला कि मेरा बेटा तो नहीं रहा है, देश के लिए शहीद हो गया है, लेकिन शरीर लाने के लिए, उसके पार्थिव शरीर को लाने के लिए और किसी भारतीय जो सैनिक है उनको मत भेजिए, कहीं और किसी माँ का बेटा शहीद ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर शरीर पड़ा है तो पड़ा रहने दो मेरा बेटे का, लेकिन और किसी को वहाँ शरीर जो पार्थिव शरीर है उसको लाने के लिए किसी और को मत भेजो। ये माँ को, इस माँ को भी मैं सल्यूट करती हूँ। सभी जो भारतीय सैनिकों की सभी माँ को मैं सल्यूट करती हूँ कि ऐसे वीर सपूतों को जिन माताओं ने जन्म दिया है, धन्य हो मेरी माँ। सच नमन करती हूँ ऐसी माताओं को जो अपने बच्चों के लिए इतनी देशभक्ति और प्रेम जो भरती हैं ये माताएं। सैल्यूट है, बार बार सैल्यूट है ऐसी माता को। एक और बहुत सारी जो पढ़ रही थी, बस वीडियो बड़े होने के चक्कर में नहीं इतना, एक और जो शहीद वेदपाल थे, इनकी शादी महज 15 महीने हुए थी। इनकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, 3 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में ये छुट्टी पर आए थे। जैसी छुट्टी पर आते हैं लेटर आ जाता है कि ऐसे करके कारगिल जो युद्ध होता है वो शुरू हो गया, और ये वहाँ पर जाते हैं। घर वाले चिट्ठी का इंतज़ार ही करते हैं कि बेटा पहुँच के चिट्ठी लिखेगा, भेजेगा, लेकिन चिट्ठी तो नहीं आती है, उनका पार्थिव शरीर आ जाता है। बेटा जो ये तो शहीद वेदपाल तो नहीं रहे, लेकिन आज उनकी जो बेटी जो कि उस समय वो गर्भ में थी, आज वो MBBS डॉक्टरी कर रही है, तो बहुत खुशी हुई सुनकर। और फ्रेंड्स ये हमारे वीर शहीदों की ये जो कहानी थी फ्रेंड्स। अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा हमेशा हर एक भारतवासी के अंदर होना चाहिए, और हमेशा अपने देश से प्रेम करना चाहिए। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार आप भी बोलिएगा भारत माता की जय। और बस यही बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे फौजी भाई हैं, जो भी हैं फौजी भाई, उन सब का जो भी सेना में हैं उनका सभी का सम्मान करिएगा। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका जो परिवार है, फौजी भाई तो बॉर्डर पर रहते हैं, वो जब हमारी सुरक्षा करते हैं, तभी बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, तभी आज हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर ये हमारे आसपास कोई भी फौजी भाई का परिवार है, तो उनको अगर कोई भी ज़रूरत है तो हमेशा उनकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहिएगा, उनके साथ रहिएगा। कभी उनको कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे पति बाहर हैं या हमारा बेटा बाहर है और हम यहाँ पर हैं, तो ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हो। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट, हमेशा उनका सम्मान करिएगा, बस यही कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम।